आज का लेक्चर जो है वो आपका सर्टिफिकेशन इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो आप कोर्स कर रहे हो उसका फर्स्ट लेक्चर है। और इसमें हम आज ओरिएंटेशन और कुछ बेसिक बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा बिकॉज हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझे नहीं जानते या पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं। मेरा नाम अमनजोत सिंह है। आई एम अ सर्टिफाइड स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन कोच एंड कुछ टाइम से हम इस कोर्स को प्लान कर रहे थे और बच्चे भी आ रहे हैं अभी। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस कोर्स तक मैं कैसे पहुंचा, यहाँ तक मेरी जर्नी क्या थी एंड हाउ आई गॉट इनटू दिस प्रोफेशन। सो जैसे कि होता है कि हम जब 19 ईयर्स के होते हैं या हम जब 12th में होते हैं 10th में होते हैं, हम बहुत पतले होते हैं और हम किसी भी शौक से हम एक जिम ज्वाइन कर लेते हैं कि हमें सिर्फ थोड़ी सी गेनिंग करनी है। और इसी सोच के साथ मैंने एक जिम ज्वाइन किया और धीरे धीरे मुझे लगा कि जिम जाना मेरे लिए एक बहुत ही पैशनेट चीज़ है और मैंने उसको फॉलो किया और अच्छी फिजिक बनने लग गई। उसके बाद मैंने अपनी स्टडीज़ के साथ, आई एम ए मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैंने स्टडीज़ के साथ उसको कंटिन्यू रखा। और जब मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था उसके लास्ट ईयर में मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अब ये डिसाइड करना है कि अब मुझे किस प्रोफेशन की तरफ जाना है। सो उस टाइम मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे फिटनेस की तरफ अलाइन होना है बिकॉज जिस चीज से मैं इतने साल तक बोर नहीं हुआ, आई थिंक वही चीज मुझे लाइफ लॉन्ग आगे लेके जाएगी और वही चीज मैं लाइफ लॉन्ग कर पाऊंगा। सो उसके बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली से मैंने सारे कोर्सेज किए हैं, न्यूट्रिशन के, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के, सीपीआर के और एडवांस बायोमैकेनिक्स और बहुत तरह के कोर्सेज मैंने किए हैं। एंड धीरे धीरे इस प्रोफेशन में आया मैं। और उसके बाद इस प्रोफेशन में आने के बाद सबसे पहले, अगर आप लोगों को पता है जो प्रो अल्टीमेट जिम्स है, अगर आप लोग अभिषेक सर को जानते हो, आप में से कोई जानता है उन्हें, वो जो इस चेन के फाउंडर हैं उनके साथ मैं पार्टनर हूँ। और मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ, एक सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, सर्टिफाइड सीपीआर एक्सपर्ट हूँ। सीपीआर में इजी भाषा में अगर आपको बताना हो तो जब हमने किसी को सांस नहीं आ रहा होता और उसको हमने रेस्क्यू करना होता है थ्रू रेस्क्यू ब्रेथ्स, वो सीपीआर सर्टिफिकेशन के अंडर आता है। पीईडी एक्सपर्ट इज परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स। ये इजी भाषा में आप इसे बोल सकते हो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में। जो आगे आने वाले टाइम में आपका इस पे कोर्स भी आएगा, अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड है वो ये कोर्स कर सकता है। और जो हमारी पूरी प्रो अल्टीमेट जिम्स की 200 ट्रेनर्स की टीम है, मैं उन्हें मेंटोर करता हूँ, विच मीन्स उनके सेमिनार्स हेल्थ और फिटनेस पे कंडक्ट करता हूँ। स्पोर्ट्स और सप्लीमेंट एक्सपर्ट, जितने भी आपके स्पोर्ट्स के सप्लीमेंट आप लोग सुनते हो, फ्रॉम स्टार्टिंग बेसिक्स टू लाइक वे प्रोटीन एंड ऑल, वहां से लेकर आपका क्रेटीन, बीसीए, ये एवरीथिंग, कब कहाँ किस सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना है, कौन से सप्लीमेंट वेस्ट ऑफ मनी है, उस सब चीज की नॉलेज। और मैं ट्राई सिटी के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे देव समाज कॉलेज है, अगर आप लोगों को पता होगा, उसमें मैं बहुत बार गेस्ट लेक्चर रह चुका हूँ। और मेरी स्टडी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैं मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हूँ। 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में। और अगर मैं अपने पर्सनल क्लाइंट्स की बात करूँ तो 500 से ज़्यादा क्लाइंट्स को मैंने ट्रेन किया है, जिनमें लाइफस्टाइल और बॉडी बिल्डिंग, ये दोनों तरह के क्लाइंट्स थे। लाइफस्टाइल, ज्यादातर आप लोगों को लाइफस्टाइल क्लाइंट्स ही मिलेंगे अगर आप आने वाले टाइम में आपने लोगों को कोच करना है। आई रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ रखिए। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है वो मुझे पहले टेक्स्ट कर सकता है एंड देन ही कैन आस्क। सो उसी के बीच में कुछ बॉडी बिल्डिंग क्लाइंट्स भी थे जो प्रॉपर प्रेप के लिए आते हैं, जिनको स्टेरॉइड साइकिल्स करने होते हैं। इस तरह की कुछ मेरी जर्नी है, एक्सपीरियंस है 10 साल का। और आगे चलते हैं। आज कोर्स का कुछ आउटलाइन मैं आपको बता देता हूँ कि आपका कैसे कोर्सेज रहेंगे और किस तरह से आपके लेक्चर्स चलेंगे। आपके 2 लाइव लेक्चर्स होंगे पर वीक, विच इज सैटरडे एंड संडे। टाइमिंग सेम रहेगा, 12 से 1:30। टोटल आपकी 8 क्लासेस होंगी, पर ये क्लासेस
बढ़ भी सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन लेक्चर्स, बिकॉज कई बार कोई लेक्चर थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है। सो ये क्लासेस 8 से 9 या 10 भी हो सकती हैं। सो जब भी आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, कोशिश करिए कि वो उस दिन के टॉपिक से ही रिलेटेड हो। आई विल आंसर अगर वो ऑफ टॉपिक भी होंगे, पर मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा अगर आप क्वेश्चंस को एंड में पूछो और टेक्स्ट मैसेज करके मेरे से पूछो, ताकि मैं सबके लिए उसको आंसर कर पाऊँ। सो अनाउंसमेंट्स की, अगर किसी क्लास में कोई चेंज है, एनीथिंग वी हैव टू अनाउंस यू गाइज, लाइक कोई क्लास आगे पीछे हो रही है, चेंज हो रही है, कैंसिल हो रही है, विच इज वो कभी होता नहीं है, बट हम आपको हमेशा प्रियोर इन्फॉर्म करेंगे। जितने भी आप लोगों के लेक्चर्स रहेंगे वो सारे पीडीएफ की फॉर्म में और वीडियो की फॉर्म में आपको दे दिए जाएंगे। आप उन्हें दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं, दोबारा से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और उसमें से फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में तो आप वो नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से पूछ सकते हैं। सो हाउ आई एक्सपेक्ट यू टू स्टडी, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस में देखो ऐसे होता है कि मैंने भी काफी चीजें, जैसे मेरा मैंने जो स्टेरॉइड्स का कोर्स किया था, मैंने वो ऑनलाइन किया था बिल्कुल ऐसे ही। सो उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होता है कि पर्सनल टच इतना नहीं होता। सो थोड़ी सी सेल्फ स्टडी आप लोगों को करनी पड़ेगी। सो उसमें मैं बहुत मुझे जो चीज ने बहुत हेल्प करी थी, लाइक आप जरूर एक A4 शीट और एक पेंसिल लेके जरूर बैठो क्लास में, ताकि अगर आपको कोई चीज मेरी समझ नहीं आ रही या उस टाइम पे आप नहीं मुझे रोक के पूछ सकते, तो एंड में आपको याद रहे कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछना है, और अपने क्वेश्चंस को लिखो और क्लास के एंड में आप मेरे से पूछ सकते हो। सो रूल्स ऑफ लाइव लेक्चर इज, मैं जैसे पहले भी आपको बोला है कि अब आप अपने आप को म्यूट रखिए। अभी भी किसी का माइक जो है वो ऑन है, और अपना कैमरा आप ऑन रख सकते हैं, वो आप पर है। और अगर आपने कैमरा ऑन रखा है तो आप थोड़े से वेल लिट रूम में बैठिए जहां पर डिस्ट्रैक्शंस ना हो। सो जो हमारा सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का करिकुलम रहेगा, इसमें आप लोगों को क्या क्या सीखने के लिए जो चीजें मिलेंगी, आई पर्सनली फील ऑल्सो कि ये जो सिलेबस है, ये जो अगर आप इसको 60-70% भी सीरियसली पढ़ लेंगे तो आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। और आने वाले टाइम में आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, या अगर आप इसको प्रोफेशनली आगे लेके जाते हैं, सो उसमें आपको डाइट चार्ट्स बनाने में बहुत हेल्प होने वाली है। सो जहां से हम शुरुआत करेंगे इज लाइक, हम पहले बिल्कुल बेसिक कि न्यूट्रिशन एक्चुअल में होता क्या है डिफाइन करेंगे उसको। एक न्यूट्रिशनिस्ट, जब जब कोई अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट बोलता है कि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो एक्चुअल में वो करता क्या है, उसका काम क्या होता है। बिकॉज हम कुछ टर्म्स होती हैं जैसे न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, सो हम इनको सोचते हैं कि शायद ये सेम चीजें हैं, बट अगर आप थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये सेम नहीं होती। इनमें काफी डिफरेंस होता है, इनके काम करने के तरीके में काफी डिफरेंस होता है, इनकी सर्टिफिकेशन में बहुत डिफरेंस रहता है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें नॉर्मली हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जब आप प्रोटीन खाते हो, कार्ब्स खाते हो या खाना खाते हो, तो आपकी बॉडी उसको कैसे डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करती है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब आपकी बॉडी काम कैसे करती है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ड्यूरिंग द डाइजेशन। CI/CD या इसे सीको भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है आपके, जब आपने किसी को फैट लॉस करवाना हो या आपने किसी को मसल गेन करवाना हो। सो इसको डिटेल में सीखेंगे। क्लाइंट असेसमेंट एंड गोल सेटिंग, अगर आप प्रोफेशनली इस फील्ड में आगे जाते हो, आपने अपने क्लाइंट की असेसमेंट कैसे करनी है, मतलब उसको असेस कैसे करना है, जानना कैसे है कि उसकी प्रेजेंट जो कंडीशन है बॉडी की, उसका जो फैट परसेंटेज है वो कहाँ है, और उसके लिए आपने गोल कैसे सेट करना है वो पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स के बारे में, सोर्सेज क्या होते हैं, अच्छे सोर्सेज, बुरे सोर्सेज, जो सोर्सेज हमें नहीं ऐड करने चाहिए, वेज सोर्सेज, नॉन वेज सोर्सेज, और इनमें कितने ग्राम में कितनी कैलोरीज होती हैं, वो सब कुछ जानेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके सारे जो वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं उसके बारे में सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फैट सॉल्युबल जैसे हमारे वाइटामिन होते हैं A, D, E, K, ऐसे ही हमारे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, उनके बारे में डिटेल में कि आपको क्या उसकी एक दिन में कितना खाना चाहिए, क्या परसेंटेज रखनी चाहिए, मेन की डोजेज, वुमेन की डोजेज, कौन से सप्लीमेंट्स आपके लिए जरूरी हैं, कौन से वेस्ट ऑफ मनी हैं, वो सब कुछ जानेंगे।
उसके बाद आपका एक लेक्चर आएगा हॉर्मोन्स और हाइड्रेशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। हॉर्मोन्स जो बेसिक आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में जो हंगर हॉर्मोन्स होते हैं, जो आपको भूख लगाते हैं या आपको अब ये बताते हैं कि आपने बहुत खाना खा लिया, और आप जब आप कहते हो कि हाँ मेरा पेट भर गया, सो इस तरह के आपकी बॉडी में वो सिग्नल कहाँ से आता है, वो आपको पता कैसे लगता है कि हाँ अब आपका पेट फुल हो गया। इज लाइक आपकी बॉडी में लेप्टिन और ग्रेलिन नाम के दो हार्मोन्स होते हैं। ये सिर्फ मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, हम इसको और भी डिटेल में जानेंगे कि और कितनी तरह के बेसिक हार्मोन्स होते हैं जिन पे आपकी बॉडी वर्क करती है। सो ऐसी हाइड्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि आपकी बॉडी में वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, कि अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपको कितना पानी पीना चाहिए, अगर समर्स हैं तो पानी की जो क्वांटिटी है हमें वो क्या रखनी चाहिए, अगर आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो उसके क्या नुकसान हैं, हाइड्रेशन के क्या फायदे हैं, वो सब कुछ सीखेंगे। प्रॉपर लेक्चर है इस पे एक। इसके बाद एनर्जी सिस्टम्स, एनारोबिक एरोबिक, इसको डिटेल में जानेंगे कि ये कैसे बॉडी यहाँ से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है। उसके बाद एक पूरा लेक्चर आएगा आपका सप्लीमेंट्स पे, जिसपे हम ऑलमोस्ट सारे सप्लीमेंट्स कवर करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो क्या होते हैं, उनकी डोजेज क्या रहनी चाहिए, कौन से बॉडी बिल्डिंग वाले सप्लीमेंट्स हैं, कौन से आपकी लॉन्जिटिविटी वाले सप्लीमेंट्स हैं। लॉन्जिटिविटी वाले मतलब कि सपोज अगर मैं कोलाजिन की बात करूं जो स्किन के लिए होता है, सो वो एक लॉन्जिटिव वाला सप्लीमेंट है। अगर मैं ओमेगा की बात करूं, जो फिश ऑयल हम जिसको बोलते हैं, सो ये सारे सप्लीमेंट्स जो एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग में आपकी हेल्प नहीं करते, बट आपके ऑर्गन्स को, आपकी स्किन को, आपके हेयर को, आपके नेल्स को अच्छा रखने में हेल्प करते हैं। सो उसके बाद हम पूरी एक न्यूट्रिशन प्लानिंग, जिसके अंदर हम डाइट चार्ट बनाना सीखेंगे कि आपका आपने एक डाइट चार्ट को डिजाइन कैसे करना है। अगर आप आज न्यूट्रिशन का कोर्स कर रहे हो तो आपको इस कोर्स के एंड तक एक डाइट चार्ट बनाना आ जाना चाहिए। एक बेसिक से लेकर एक एडवांस तक का डाइट चार्ट आपने कैसे बनाना है, उसकी कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करनी है, वो सब कुछ आपको आ जाएगा। अभी शायद सुनने में आपको लग रहा होगा कि शायद डिफिकल्ट होगा, बट इट्स वेरी इजी। अगर आप स्टेप वाइज हर लेक्चर को दोबारा रिपीट सुनेंगे, पढ़ेंगे एक बार दोबारा से, तो बहुत बहुत इजी है। उसके बाद ट्रेंडिंग डाइट्स एंड मिथ्स, इसके अंदर हम जानेंगे जैसे ट्रेंडिंग डाइट्स में कीटोजेनिक डाइट्स होती हैं या कार्ब साइकिलिंग है, इस तरह की जो डाइट्स रहती हैं वो कितनी बेनिफिशियल हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, या उनके अराउंड क्या मिथ्स हैं। मतलब जैसे सपोज अगर मैं कीटोजेनिक डाइट की बात करूं तो कहा जाता है कि वो उसमें फैट ज्यादा खाना पड़ता है बहुत, तो उसकी वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाएंगे। सो इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे फॉलो कर रहे हो। ऐसे नहीं होता, कई लोग जी रहे हैं कीटो पे और अच्छा, वो अपने ज्यादातर लोग कीटोजेनिक डाइट को फैट लॉस के लिए यूज करते हैं, सो वो अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं। जस्ट डिपेंड्स कि आप उस डाइट को फॉलो कैसे करते हो। ऐसी कार्ब साइकिलिंग एक डाइट होती है जिसमें आप एक दिन हाई कार्ब्स पे जाते हो, एक दिन लो कार्ब्स पे जाते हो। सो उसको शुगर के साथ, डायबिटीज के साथ बहुत रिलेट किया जाता है कि आपकी इंसुलिन लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं इससे। सो ये कुछ मिथ्स होते हैं डाइट्स के आसपास जो हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में। सो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इज लाइक जो आप स्टीविया, अगर आप में से कोई यूज करता है, या शुगर फ्री अगर आप में से कोई यूज करता है, सो उनके बारे में, उनके साइड इफेक्ट्स हैं नहीं हैं, उनके अराउंड क्या मिथ्स हैं, कितनी तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर हमारे पास आते हैं। उसके बाद काउंसलिंग टेक्निक्स एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल बाउंड्रीज, इसके अंदर सेम अगर आप आगे जाके इस फील्ड को और आगे लेके जाते हो, क्लाइंट्स के साथ डील करते हो, उनकी काउंसलिंग आपने कैसे करनी है, उनको आपने समझाना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हमारे प्रोफेशन की बात करूं, सो पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, पर्सनल ट्रेनर्स का काम होता है पर्सनल ट्रेनिंग्स लेना। सो पर्सनल ट्रेनिंग लेने के लिए आपको काउंसलिंग आनी बहुत जरूरी है, कि आप उस क्लाइंट को काउंसल कैसे कर रहे हो, उसको समझा कैसे रहे हो। क्योंकि एक बेसिक से जिम में भी पर्सनल ट्रेनिंग के 10,000 से ज्यादा चार्जेस होते हैं। सो नोबडी गिव्स यू मनी जस्ट लाइक दैट। सो आपको समझाना आना चाहिए, आपको उस नीड को अराइज करना आना चाहिए, वो चीजें सीखेंगे। अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल बाउंड्रीज का मतलब होता है कि आप लोग डॉक्टर्स नहीं बन रहे हो आफ्टर डूइंग अ सर्टिफिकेशन, आप लोग एक न्यूट्रिशनिस्ट बन रहे हो, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। सो इससे मेरा मतलब यह है कि आपने कभी भी किसी बीमारी को ट्रीट करने की कोशिश नहीं करनी। कि सपोज आप सोचो अगर किसी को सपोज शुगर है, डायबिटीज है, आप सोचो कि आप उसको डाइट से ठीक कर दोगे। सो वो चीजें आपने कभी नहीं करनी होती। ये आता है अंडरस्टैंडिंग, ये आपकी प्रोफेशनल बाउंड्रीज होती हैं। मतलब आपने कहाँ नो करना है क्लाइंट को,
कि अगर कोई क्लाइंट आपको इंजरी के बारे में बता रहा है, सपोज वो कह रहा है कि मेरी लोअर बैक इंजर्ड है, मेरे शोल्डर इंजर्ड हैं, सो उसमें आपने कहाँ पर आपने रुकना है, कहाँ पे आपने उसको ना करनी है कि सर ये मेरी चीज नहीं है, और इसके लिए आपको एक डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। सो दैट इज प्रोफेशनल बाउंड्री। सो उसके बाद आता है बिजनेस ऑफ न्यूट्रिशन कोचिंग। प्लीज अपने जो माइक्स हैं उनको म्यूट रखें। थैंक यू। सो बिजनेस ऑफ न्यूट्रिशन कोचिंग में अगेन, अगर आप आगे जाके अपने क्लिनिक्स खोलते हो, बिकॉज अगर मैं किसी क्लिनिक का नाम तो चलो नहीं लूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, बट न्यूट्रिशन के ऊपर पूरे क्लिनिक्स हैं, मतलब लोग अच्छा खासा बिजनेस जनरेट करके बैठे हैं सिर्फ न्यूट्रिशन के क्लिनिक्स में। और इवन आजकल तो क्योंकि ऑनलाइन का ट्रेंड इतना ज्यादा है, सो जस्ट थ्रू एप्स एंड इंस्टाग्राम वो उन लोगों ने कई लाखों रुपयों का बिजनेस खड़ा कर लिया है। सो वो चीजें सीखेंगे कि आपने एक न्यूट्रिशन का अगर आपने आगे जाके कोचिंग देनी है, आपने उसको स्टार्ट कैसे करना है या आप उसमें अर्न कैसे कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट आपका आई थिंक ये लास्ट लेक्चर एक रहेगा, इंट्रोडक्शन टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। इसमें हम सीखेंगे कि सपोज कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मतलब अगर किसी को डायबिटीज है, अगर किसी को शुगर है, अगर किसी को बीपी है, अगर एक फीमेल्स में इशू होता है पीसीओडी पीसीओएस, अगर किसी को वो है, तो इस तरह के कुछ लाइफस्टाइल जो डिजीजेस रहती हैं, जो डिसऑर्डर्स रहते हैं, उसको हम लोग थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस, बिकॉज आप लोग न्यूट्रिशनिस्ट बन रहे हो, न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है एक क्लाइंट के लाइफस्टाइल को बेटर करके थ्रू डाइट एंड ट्रेनिंग उसको एक अच्छे लाइफस्टाइल में लेके आना, उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल में लेके आना। सो वो आपने कैसे करना है, उनको आपने किस तरह के डाइट चार्ट्स देने हैं। अगेन, यू आर नॉट अ डॉक्टर, आपने कभी भी उनकी कोई मेडिसिन बंद नहीं करवानी। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बीपी के पेशेंट को या थायराइड के पेशेंट को डाइट चार्ट दे सकते हो, बिकॉज आपको थायराइड के पेशेंट बहुत मिलने वाले हैं आगे चल के, क्योंकि थायराइड वाले पेशेंट का वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। सो आपने कभी भी उनकी मेडिसिन बंद नहीं करवानी, तो आपने उनको सिर्फ एक डाइट चार्ट प्रिस्क्राइब करना है, वही आपका काम है। जो मेडिसिन है वो उनका, जो भी उनका डॉक्टर है वो उसका काम है, वो उनको प्रिस्क्राइब करेगा, कम करनी है ज्यादा करनी है वो उसका काम है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन, हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार कि न्यूट्रिशन का आप कोर्स कर रहे हो, तो न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन होता क्या। अब बिल्कुल सिंपलर टर्म्स में अगर आपने न्यूट्रिशन को समझना है, सो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो भी आप खाना खाते हो, जो भी आप खाना खा रहे हो पूरे दिन में, जो फूड, वो कुछ भी हो सकता है। आप अगर सुबह उठ के रोटी खाते हो, चावल खाते हो, दाल खा रहे हो, अगर आप राजमा राइस कुछ भी आप खाते हो, उसके अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो जिससे आपकी बॉडी एनर्जी बनाती है, जो आपको जीने के लिए चाहिए, विच इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, दैट इज न्यूट्रिशन। सो हम लोग फूड खाते हैं, हमारी बॉडी उससे न्यूट्रिएंट्स निकालती है और उसको यूज करती है। सो न्यूट्रिएंट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ वो आपको रिपेयर मेंटेनेंस, सपोज अगर मैं बॉडी बिल्डिंग की बात करूं, उसमें अगर आप जिम करते हो और अगर आप प्रोटीन खाते हो, सो आप अपनी तरफ से एक फूड खा रहे हो जिसे आप कुछ भी मान सकते हो, चिकन या एग्स। अब आपकी बॉडी उसके अंदर से थ्रू प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करती है और उसे यूज करती है। सो दैट इज न्यूट्रिशन। सो जो न्यूट्रिशन होता है ये दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ये थोड़े आपको वर्ड्स शायद सुनने में मुश्किल लग सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक मोड क्या होता है, बट इनका जो मीनिंग है वो बहुत ही सिंपल है। ऑटोट्रॉफिक मोड होता है, बिल्कुल आप, अगर आप 9वीं 9th 10th अपनी याद कीजिए, अगर आपने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा था जिसमें एक प्लांट थ्रू सनलाइट फूड बनाता है, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। मतलब भगवान ने जो पौधा है, जो प्लांट है या जो बैक्टीरिया है, उसके अंदर ही ऐसा प्रोसेस तैयार किया है कि वो लाइट एनर्जी को फूड के अंदर, फूड यानी कि ग्लूकोज, उसमें कन्वर्ट कर लेता है।
सो वो अपना खाना, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब हम लोग, सो हम अपना खाना बॉडी के अंदर नहीं बना सकते। सो इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। जो दूसरे चीजों पे निर्भर हैं, दूसरे प्लांट्स पे, दूसरे एनिमल्स पे निर्भर हैं, वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। सो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपका क्या काम है? न्यूट्रिशनिस्ट का एक काम होता है कि आप लोग ने, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपने उसके लाइफस्टाइल को जान के, जो भी उसका लाइफस्टाइल है, अगर वो एथलीट है, अगर वो जिम जाता है, अगर वो सपोज सीए है या फील्ड में जॉब करता है, उसके लाइफस्टाइल को जान के उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल में लाना, उसकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसको ऑल्टर करना। और आपके पास अगर वो कोई गोल लेके आया है कि अगर उसे पतला होना है, उसे फैट गेन करना है या उसे मसल गेन करना है, उसका वो गोल रीच करवाना थ्रू उसके न्यूट्रिशन को चेंज करके, उसके हॉर्मोन्स को बैलेंस करके, उसके डाइजेशन को इम्प्रूव करके। या अगर उसे कोई फूड एलर्जीज हैं, सो फूड एलर्जीज होती हैं, जैसे सपोज किसी को कई होते हैं जिनको लैक्टोजन जो होता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं कई। सो ये कुछ तरह की, कईयों को वीट एलर्जी होती है। सो उसको ट्रीट करके या उसको बाईपास करके आपने जाना और अपने क्लाइंट को रिजल्ट्स देने। सो वो एक न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है। उसके आगे होता है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वर्सेस क्लिनिकल न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने पहले बोला कि इनमें फर्क होता है कि एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट कौन होता है और एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट कौन होता है। सो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो होता है वो, अगर आपके पास कोई एथलीट आता है, उसकी आपने थ्रू न्यूट्रिशन एंड डाइट आपने उसकी एथलेटिक परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करना है, सो दैट कम्स अंडर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। आपने उसको थ्रू सप्लीमेंट्स, थ्रू डाइट कैसे उसकी परफॉर्मेंस को आप बढ़ा सकते हो। अगर वो कोई रनर है, आप उसकी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो। अगर वो कोई वेट लिफ्टर है तो वो ज्यादा वेट कैसे उठा सके, उसकी स्ट्रेंथ आपने कैसे इंप्रूव करनी है, उसकी एंड्योरेंस को कैसे आप बढ़ा सकते हो, दैट कम्स अंडर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अंदर इट्स लाइक कि जैसे अगर किसी को कोई बीमारी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को पीसीओडी पीसीओएस है, उनके अंडर जो डाइट चार्ट्स बनते हैं या जो लोग उन बीमारियों को ट्रीट करते हैं थ्रू डाइट चार्ट, वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं। तो सपोज अगर कोई शुगर वाला पेशेंट है और उसका जो डॉक्टर है उसको एक डाइट चार्ट प्रिस्क्राइब कर रहा है, सो वो एक क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अंडर आएगा, जिसमें वो उसको ऑब्वियसली कार्ब्स कम देगा, थोड़ा सा प्रोटीन और फैट्स पे रखेगा ताकि उसकी शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट ज्यादा ना करें। सो नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें हम जो सीखेंगे दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, एंड व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनर्जी सिस्टम्स। सो जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, सो डाइजेशन एक प्रोसेस है। जब आप फूड खाते हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना और डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करना और आपकी बॉडी उसको यूज करती है, दैट इज डाइजेशन। सो मैंने पहले ही बताया था कि हम खाना खाते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स नहीं खाते। जो हमारा खाना है वो न्यूट्रिएंट से बना है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है उन न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करना, उनको थ्रू प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन निकालना और ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा के सारे बॉडी तक लेके जाना। सो फंक्शंस भी डाइजेस्टिव सिस्टम की यही हैं। इंजेशन, आप माउथ के थ्रू खाना खाते हो, दांतों से उसको चबाते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हो। फिर वो फूड छोटे टुकड़ों में डिवाइड होने के बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स के, अभी हम आगे पार्ट्स पढ़ते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो उनमें जाता है। वहां पर कुछ नेसेसरी एंजाइम्स जो उस फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी हैं वो रिलीज करता है वो। और इस तरह से आपका जो फूड है वो पहले डाइजेस्ट होता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है। सो इसमें सबसे पहले आपका आता है जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट इज आपके ये माउथ से एक ट्यूब शुरू होती है जो आपके इनस तक जाती है। इसकी जो लेंथ होती है वो अबाउट 30 फीट रहती है और ये दोनों साइड से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे खुला होता है। सो दैट इज योर जीआई ट्रैक्ट।
एंड जीआई ट्रैक्ट में दो तरह के ऑर्गन्स आते हैं, प्राइमरी एंड एसेसरी। एसेसरी भी आप इसे बोल सकते हो और सेकेंडरी भी बोल सकते हो। सो अगर हम प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात करें, सो दैट इज योर माउथ, योर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। And your accessory digestive organs are teeth, tongue, salivary glands, exocrine part of the pancreas, liver and gallbladder. अब इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सपोज वी आर स्टार्टिंग विद माउथ। सो माउथ का जो मेन फंक्शन रहता है वो मेनली डाइजेस्टिव है, लेकिन कुछ एब्जॉर्प्शन भी यहाँ होती है। जैसे कुछ सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, जैसे एस्प्रिन नाम का एक ड्रग आता है आपका, जो आप हेडेक्स के लिए यूज करते हो। सो उसकी यहाँ डाइजेशन भी होती है। यहाँ पर नॉर्मली हम मैस्टिकेशन करते हैं, इजी भाषा में जिसे आप चबाना कह सकते हो, फूड को च्यू करना। माउथ के अंदर आपके सैलिवरी ग्लैंड्स रहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि खाना खा के मेरे मुंह में पानी आ जाता है। सो दैट पानी जो वो आता है दैट इज थ्रू सैलिवरी ग्लैंड्स, और वो पानी नहीं होता एक्चुअल में, वो सलाइवा है। दैट इज उसके अंदर एंजाइम्स हैं जो आपके उस खाने पे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई स्टार्च वाली चीज खाई है, जैसे आलू खाए हैं, चावल खाए हैं, सो एक एमिलेज नाम का एंजाइम होता है। सो एमिलेज अब एक एंजाइम का नाम है, अगर आपको सुनने में मुश्किल लग रहा है सो आपको इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक टर्म है। सो एमिलेज जो करता है वो एक्ट करता है स्टार्च के ऊपर, मतलब आपके आलू चावल के अंदर स्टार्च रहता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और उसको माल्टोस यानी कि एक हमारी चीनी होती है उसमें कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही आपके माउथ में लाइपेज नाम का एंजाइम रिलीज होता है जो फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। जब भी आप कोई फैट वाली चीज खा रहे हो, मतलब बटर या देसी घी वगैरह खा रहे हो, उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है। और उसी दौरान आपके स्टमक में एंजाइम्स, एसिड्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं ताकि फर्दर डाइजेशन आगे ले जाई जा सके। बेनिफिट्स ऑफ च्यूइंग, खाना चबाने के फायदे क्या होते हैं? सबसे पहला फायदा है सटाइटी। तभी हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि ज्यादा बार चबा के खाना चाहिए। आप कम खाना खाएंगे अगर आप अच्छी तरह च्यू करके खाएंगे, अगर आप तेज खाएंगे तो आप ज्यादा खा जाते हैं। सो उससे एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। और डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन सटाइटी। इसका मतलब है कि अगर आप प्रोटीन वाली चीजें खाते हो, जैसे सपोज आप एग्स खा रहे हो, आप चिकन खा रहे हो, तो आपको थोड़े ज्यादा टाइम के बाद भूख लगती है। अगर आप कार्ब्स खा रहे हो, अगर आप आलू खा रहे हो, चावल खा रहे हो, सो तब आपको जल्दी भूख लग जाती है। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन कार्ब्स एंड प्रोटीन। सो अगर आप फैट्स खाते हो, उनका एक अलग सेटाइटी लेवल है। ईसोफेगस, जिसे आप इजी भाषा में फूड पाइप भी बोलते हो, आप फोटो में देख सकते हो। ये ईसोफेगस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये एक तरह का आप इसको मसल मान सकते हो, और ये वेव्स की शेप में काम करता है। और ये आपके माउथ से स्टमक में कनेक्ट होता है, इसे आप फूड पाइप भी बोलते हो। एंड अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो, सो यहाँ पर इसकी एक ओपनिंग रहती है और एक ओपनिंग इसके यहाँ होती है। सो जो ओपनिंग आपकी माउथ के पास होती है, यानी कि गले में आप उसको मान सकते हो, दैट इज कि वो आपके कंट्रोल में है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। सो अगर आपको कोई जबरदस्ती खाना नहीं खिला सकता, लेकिन जो ओपनिंग आपकी स्टमक के पास रहती है यहाँ पर, ये आपके कंट्रोल में नहीं होती। ये एक इसको वॉल्व की तरह आप मान सकते हो। जैसे ही आप खाना स्वेलो करते हो, ये कुछ कुछ माइक्रो सेकंड के लिए ओपन होती है, और फूड स्टमक में, यानी कि यहाँ आपकी स्टमक में फूड चला जाता है, और ये दोबारा अपने आप बंद हो जाती है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। सो अगर आप लोगों में से किसी ने कभी अपनी फूड पाइप में एसिड आ जाता है कईयों के, या एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम गर्ड भी बोलते हैं, GERD। सो उसमें क्या होता है, लोगों के स्टमक से जो एसिड है वो फूड पाइप में आता है और जलन होती है। या कभी ना कभी तो हम सभी ने वो फीलिंग हमें आई होगी कि जब हमारे जो एसिड है वो फूड पाइप में आ जाता है। सो दैट इज गर्ड। और वो एसिड बहुत जलन करता है बिकॉज वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। सो अगर वो ज्यादा बार बार आपकी फूड पाइप में आएगा तो आपकी फूड पाइप खराब हो सकती है। सो जब आप खाना स्वेलो करते हो थ्रू फूड पाइप, वो आपकी स्टमक तक पहुंच गया। सो स्टमक जो है वो एक डाइजेशन का काम करता है ऑर्गन, वो एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन नहीं है, मतलब वो एब्जॉर्ब वहां कुछ नहीं कर रहा। एब्जॉर्प्शन आगे होगी, अभी सिर्फ डाइजेशन चल रही है। लेकिन यहाँ कुछ ड्रग्स हैं जैसे एस्प्रिन, वो यहाँ एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। एस्प्रिन भी अगेन हेडेक्स के, पेन्स, एक्स के लिए यूज की जाती है मेडिसिन।
यहाँ पर आपके गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि एक हाईली एसिडिक जूस है। इट कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेप्सिन। सो जब पेप्सिन है, पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। एंजाइम का मतलब होता है जो भी कोई ऐसी चीज हो जो किसी प्रोसेस को फास्ट कर दे, हमारे केस में जो चीज डाइजेशन को फास्ट कर दे। सो अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी अगर मैं आपको पावर बताऊं तो ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये आयरन को भी, लोहे को भी पिघला सकता है, गला सकता है। सो अब क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि अगर ये इतना खतरनाक है तो ये हमारी जो स्टमक है उसको क्यों नहीं खराब कर रहा, या उसकी लाइनिंग को क्यों नहीं जला रहा? बिकॉज नेचर ने हमारी स्टमक को ऐसा बनाया है कि हमारी स्टमक के अंदर एक बहुत थिक म्यूकस लाइनिंग है। सो वो जो लाइनिंग है, उस लाइनिंग की वजह से हमारी स्टमक, ये एसिड हमारी स्टमक को कुछ नहीं कर पाता। सो इसका जो मेन एसिड का काम है, जो भी आपने फूड खाया है, आपने चावल, आलू, रोटी, पिज्जा, बर्गर, आपने कुछ भी जो खाया है उसको ये सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यहीं पर आपका एक और चीज होती है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अब स्ट्रेच रिसेप्टर्स आपके सिर्फ स्टमक पे नहीं होते, ये आपके हार्ट पे भी हैं, आपके मसल्स पे भी होते हैं, ये आपके यूरिनरी ब्लैडर पे भी होते हैं। सो इनका काम ये होता है कि जब भी बॉडी को या उस ऑर्गन को ये सिग्नल जाता है कि अब आपने अपने जो ऑर्गन का साइज है उसको टेम्परेली इंक्रीज करना है, उसको टेम्परेली स्ट्रेच करना है, सो तब वहां से एक नर्व होती है जो आपके ब्रेन को सिग्नल देती है उस ऑर्गन के साइज को बढ़ाने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सपोज आपने बहुत देर से आप यूरिन करना चाहते हो, और अगर आपने बहुत देर से रोका हुआ है, सो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर का जो साइज है, बॉडी का ब्रेन को सिग्नल जाता है कि उसका साइज हल्का सा इंक्रीज किया जाए ताकि वो एक्स्ट्रा यूरिन होल्ड करके रख सके। ऐसे ही सेम जब आप बहुत सारा पानी पी लेते हो, बहुत सारा खाना खा लेते हो, आपने फील भी किया होगा कि वो आपकी स्टमक कुछ देर के लिए फूल जाता है या ब्लॉटेड हो जाता है। वो सिर्फ टेम्परेरी डिस्टेंशन होती है आपके गट की। सो वो धीरे धीरे दोबारा नॉर्मल हो जाती है। सो ऐसे ही जब अगर आप जिम लगाते हो, आपके मसल्स आपने देखा होगा कुछ देर के लिए काफी अच्छे, इस लाइक उनमें वॉल्यूम आ जाता है। सो वॉल्यूम जो आता है वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स की वजह से आता है, बिकॉज आपने एक्स्ट्रा ब्लड, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वहां भेजना होता है बॉडी ने, सो उसको उसका साइज हल्का सा इंक्रीज करना पड़ता है। सो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स का काम होता है। इसके बाद आता है गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर का जो काम है वो, आपका जो लिवर है वो बाइल बनाता है, और जो आपका गॉल ब्लैडर है वो इस बाइल को स्टोर करता है, मतलब वो एक तरह का वेयर हाउस है। सो गॉल ब्लैडर स्टोर करता है और लिवर बाइल बनाता है। सो फॉर डाइजेशन, बाइल आपको एक्चुअल में चाहिए होता है फॉर योर फैट डाइजेशन। जब भी आप कोई फैट वाली चीज खा रहे हो तब आपको वहां पर बाइल चाहिए। लोगों को गॉल ब्लैडर, जिसे आप पित्ता भी बोलते हो, सो उसमें कईयों को स्टोन्स भी हो जाते हैं। उन स्टोन्स का जो कारण होता है वो ये होता है कि जो ये बाइल जो वहां स्टोर हो रहा है, लिवर बना रहा है, ये वहां से निकल नहीं पाता किसी वजह से, बिकॉज हमारी बॉडी डेली उसको रिफ्रेश करती है उस वेयर हाउस को। पर जब वो निकल नहीं पाता और पुराना बाइल वहीं जो है वो जमा होता रहता है, सो उस वजह से वहां पर स्टोन्स बनने लग जाते हैं धीरे धीरे, और फिर वो ऑपरेशन से पूरा वो गॉल ब्लैडर ही हमारा निकाल देते हैं। और निकालने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती बिकॉज जो बाइल बना रहा है वो तो लिवर बना रहा है। सो गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोर करके रख रहा था। सो लिवर वहां से डायरेक्ट भेज देता है जब डाइजेशन हो रही होती है स्टमक के पास, आपके सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, वहां से डायरेक्ट भेज देता है बाइल को। बट फिर भी डॉक्टर आपको एडवाइस कर देता है कि आप फैट वाली चीजें थोड़ी कम खाओ। सो गॉल ब्लैडर के बाद आपका जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ पार्ट्स के नाम आएंगे यहाँ पे, जैसे माइक्रोविली। एंड माइक्रोविली आप समझ सकते हो, जैसे आपका टूथब्रश होता है, जो टूथब्रश के ब्रिसल्स होते हैं, सो उस तरह के कुछ ब्रिसल्स होते हैं आपके इसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पर मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका खाना एब्जॉर्ब होता है। सो एब्जॉर्ब से मेरा मतलब है कि सेमी, स्टमक ने उस खाने को एक सेमी सॉलिड फॉर्म दे दी, वहां से वो खाना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन वहां से उस खाने को एब्जॉर्ब करके, वहां से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वहां से वो न्यूट्रिएंट्स निकाल के उस खाने से, क्योंकि वहां स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी होते हैं।
सो वहां से उसको एब्जॉर्प्शन के बाद न्यूट्रिएंट्स उस ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके ब्लड में चले जाते हैं, और जो बचा हुआ पीछे नॉन डाइजेस्टेड फूड है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। जो माइक्रोविली का जो ऑर्गन जो मैं बात कर रहा था वो ऐसा होता है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये इस तरह से, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, ये लाइनिंग्स सारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, और ये इसको फोल्ड्स इस करके दिए गए हैं ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके। और ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो मैं कह रहा था आपके ब्रश की तरह होते हैं, टूथब्रश के ब्रिसल्स की तरह, वो भी इसीलिए दिए जाते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन का एरिया जो है उसको इंक्रीज किया जा सके। ये जो अब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं, अगर आपने इनका नाम याद रखना है, इसका नाम होता है एंटेरोसाइट्स। यहाँ पर एंजाइम्स, जो आपका पैंक्रियास है वो बहुत सारे एंजाइम्स भी भेजता है ताकि आप कुछ तरह के फूड्स को एब्जॉर्ब कर पाओ, जैसे लाइपेज, एमिलेज, प्रोटीज। लाइपेज आपका फैट को डाइजेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, प्रोटीज आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, एमिलेज आपका स्टार्च को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। आप इनको एज इट इज याद रख सकते हो। और पैंक्रियास बहुत सारे एंजाइम्स भेजता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। इसके बाद आपका प्रोसेस में पैंक्रियास आता है। पैंक्रियास का जो मेनली काम है, ये इसका एक एंडोक्राइन फंक्शन होता है, रिलीज इंसुलिन एंड ग्लूकागन। एंडोक्राइन का मतलब होता है कि जब आपका कोई ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो ब्लड के अंदर किसी भी हार्मोन को रिलीज कर रहा है। आपका जो इंसुलिन है वो एक हार्मोन है, जो ग्लूकागन है वो भी एक हार्मोन है। अब इंसुलिन का काम होता है कि जब भी आप खाना खाते हो तब आपके ब्लड में जो शुगर का अमाउंट है वो बढ़ता है। उस ब्लड ग्लूकोज आपका बढ़ रहा है, उसको नीचे लेके आने के लिए इंसुलिन रिलीज होती है। जब आपका ब्लड ग्लूकोज डाउन जाता है फिर बॉडी ग्लूकागन रिलीज करता है। ये दोनों हार्मोन आपकी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। और इसका एक एक्सोक्राइन फंक्शन होता है। एक्सोक्राइन फंक्शन होता है जब वो ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के अंदर डायरेक्ट कोई चीज रिलीज करता है। वो पैंक्रियाटिक जूसेस होते हैं जो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। इसके बाद आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वहां से एब्जॉर्प्शन होगी, वहां से न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में चले गए, बॉडी ने यूज कर लिए। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जिसे आप कोलोन भी बोलते हो। यहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे विटामिन के, उनकी एब्जॉर्प्शन भी होती है। गट फ्लोरा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप में से कोई प्रोबायोटिक्स यूज करता है, जैसे VSL3 नाम का एक प्रोबायोटिक आता है, या याकुट अगर आप लोगों ने कभी पिया है, या नॉर्मल अगर आप दही भी खाते हो, तो उसके अंदर बहुत से अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी गट हेल्थ को, हमारी डाइजेशन को बहुत अच्छा रखते हैं। दैट इज योर गट फ्लोरा। उसे फॉरगॉटन ऑर्गन भी कहा जाता है एक तरह से। यहीं पर हमारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स भी प्रोड्यूस होते हैं, और जितने भी हमारे इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसको आप फाइबर भी कहते हो, वो यहाँ पर जो हमारे ये जो गुड बैक्टीरिया है वो उस पर फीड करता है। और वो जब उस पर फीड करता है, वो उनका खाना है। उस गुड बैक्टीरिया का जो अनडाइजेस्टेड कार्ब्स हैं वो उनका खाना है। जब वो उस पर फीड करेगा तो फर्मेंटेशन होती है। जब वो फर्मेंटेशन होती है तो उससे ये 3 तरह के शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं, विच इज एसीटेट, प्रोपेनेट एंड ब्यूटरेट। नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, आप इन्हें एज इट इज याद रख सकते हैं, पर इतनी इस चीज की कोई इतनी आगे जाके इतनी प्रैक्टिकलिटी नहीं है। अगर आपको मुश्किल लगता है याद करना, आप इसको स्किप कर सकते हो। बट बॉडी में इसका रोल बहुत ज्यादा होता है इन तीनों शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का, बिकॉज जब बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है और यूज करती है, और ये हेल्प करते हैं बॉडी को एंटी कार्सिनोजेनिक, विच मीन्स आपकी बॉडी कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और इंड्यूस एपोप्टिस का मतलब होता है कि जो सेल्स की डेथ हो चुकी है, जो सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनको बॉडी से निकालना, दैट इज एपोप्टोसिस। इसके बाद आपका एक ऑर्गन होता है लिवर। जैसे हमने पहले भी बात करी थी, अभी लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है और सिक्रीशन करता है। अगर आपका गॉल ब्लैडर है गॉल ब्लैडर में वो चीज स्टोर रहेगी। अगर गॉल ब्लैडर किसी वजह से निकाल दिया गया तो वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल चला जाएगा।
कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करता है, और हमारे लिवर के अंदर कार्ब्स स्टोर होते हैं काफी अमाउंट में, ऑलमोस्ट 300 से 400 ग्राम कार्ब्स यहाँ पर स्टोर रह सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जिसको हम लिवर ग्लाइकोजन बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं विच इज A, D, E एंड K, आगे जाके डिटेल में एक लेक्चर है आपका इन पे, सो वो यहाँ पर स्टोर होते हैं लिवर में। ग्लूकोज, लिवर आपका ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है, मतलब ग्लूकोज बनाता है, सो फ्रॉम इमिनो एसिड्स एंड लैक्टिक एसिड्स। और जब आपकी बॉडी अदर देन कार्ब सोर्स ग्लूकोज बनाती है, उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। एंड अगर आपने फैटी लिवर का नाम सुना है कि मुझे फैटी लिवर हो गया, वो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। अब एक होती है इंसुलिन सेंसिटिविटी, विच मीन्स कि आपकी बॉडी में अगर आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी है, विच मीन्स उसका वो एक अच्छी चीज होती है, बिकॉज आपकी बॉडी को बहुत कम इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है और आपका ब्लड ग्लूकोज बड़ी जल्दी नीचे आ जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आपके सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को लेके रेजिस्टेंट आ गई है उनमें, अब वो और आपकी बॉडी इंसुलिन तो रिलीज कर रही है बट वो सेल्स तक पहुंच नहीं रही, सो आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो डाउन नहीं जाता। सो उस वजह से कईयों को फैटी लिवर हो जाता है, या कईयों को अल्कोहल पीने की वजह से फैटी लिवर हो जाता है। सो जिनको अल्कोहल पीने की वजह से होता है उसको हम अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं, जिनको अल्कोहल पीने की वजह से नहीं होता पर किसी और कारण की वजह से होता है उसको हम NAFLD बोलते हैं, विच इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। सो नेक्स्ट है कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। सो बायो का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल, विच मीन्स आप ह्यूमन बींग्स को मान सकते हो, एंड केमिस्ट्री मतलब जहां भी केमिकल्स हैं। सो बायोकेमिस्ट्री मीन्स इन दोनों के बीच में होने वाला, ह्यूमंस के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। सो अगर आप प्रोसेस देखें डाइजेशन का, जो पूरा एक प्रोसेस है, वो पूरे प्रोसेस को आप कह सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है एक तरह का, और आपकी बॉडी जो है वो पूरी केमिकल से ही बनी हुई है। सो आपके ब्रेन के अंदर भी बहुत से केमिकल्स रिलीज होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपने एंजाइम्स के नाम अभी मैंने आपको बताए हैं, जैसे मैंने आपको प्रोटीज बताया, एमिलेज बताया, ये सब केमिकल्स हैं आपकी बॉडी में जो डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, क्यों बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस न्यूट्रिशन में है कि केमिकल रिएक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया डाइजेशन। सो डाइजेशन का मेन काम फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल्स, जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीज है, एमिलेज है, ये सारे जो हैं ये आपके केमिकल्स ही होते हैं जो आपकी बॉडी को यूज करती है इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो आपकी बॉडी कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलके बनी हुई है। सो मेन जो आपकी बॉडी के प्राइमरी केमिकल एलिमेंट्स होते हैं वो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। जो भी चीज आप खा रहे हो, सपोज हम 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा डाइट में लेते हैं, कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन। सो उनमें ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा। सो हमारी बॉडी इन्हीं एलिमेंट्स से मिलके ही बनी है। और कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जैसे कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फर। अब इसमें आपके जो सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। आयरन आपके ब्लड में होता है। सो ये सारी चीजों से मिलके, इन सारे एलिमेंट्स से मिलके ही हम बने हुए हैं। सो मेन जो थे वो ये 4 हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। और बाकी जो हैं अदर हमारी बॉडी जिनसे बनी हुई है आर कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम एंड ऑल ऑफ दीज। सो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने न्यूट्रिशन में याद रखनी है, विच इज कैलोरी। सो कैलोरी, आपका जो पूरा न्यूट्रिशन है आपका वो कैलोरी पे बेस्ड है। सो आप कैलोरीज में मेजर करते हो किसी भी चीज को। सो अगर आप कहते हो मैं दिन की 2000 कैलोरीज खाता हूँ और मैं 1000 कैलोरीज बर्न करता हूँ, यानी कि आप 1000 कैलोरी के सरप्लस में रहते हो, आपका वेट बढ़ सकता है। अगर आप 1000 कैलोरीज खाते हो और 1500 कैलोरीज बर्न करते हो तो आप 500 कैलोरी के डिफिसिट में रहते हो, यानी कि आपका वेट कम हो जाएगा। सो कैलोरी
एक बेसिक चीज है जिससे आपको डाइट चार्ट बनाने में हेल्प मिलेगी। तो आपकी बॉडी के अंदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है, बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, आपकी बॉडी एनर्जी बनाती किस चीज से है? इट्स एटीपी विच इज एंडोनिसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है ये बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। और एक ग्लाइकोजन होता है जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में आपके लिवर में और आपके मसल में स्टोर रहता है। और एडिपोज टिश्यू मतलब जितना भी आपकी बॉडी में फैट है वो भी एक तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट बॉडी उसको इतनी जल्दी यूटिलाइज नहीं करती। वो एक तरह की आपकी बॉडी की, आप ऐसे कह सकते हो कि एफडी है, उसको बॉडी बहुत ही लास्ट में जाके ब्रेक डाउन करना शुरू करती है जब आपकी बॉडी में और कोई एनर्जी सोर्स नहीं होता। सो अगर एटीपी की बात करें, सो एटीपी आपको हेल्प करता है इन वॉकिंग, रनिंग, कोई भी एक्टिविटी जो आप करते हो उसके अंदर सबसे पहले जो आपकी चीज यूटिलाइज होती है वो बॉडी एटीपी यूज करती है, एंडोनिसाइन ट्राइफॉस्फेट को यूज करती है। और आपके बॉडी में हर सेल जो है आपकी बॉडी का वो एटीपी बना सकता है, लेकिन आपकी बॉडी में ये बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होता और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए बॉडी को जो दूसरे सोर्सेज हैं, ग्लाइकोजन है, फैट है, उन पे डिपेंड रहना पड़ता है। सो नेक्स्ट इज, फर्स्ट वन इज एटीपी। ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल था और हाई एनर्जी एक्टिविटीज में यूटिलाइज होता है, बहुत शॉर्ट स्टोर्स होते हैं इसके और बहुत जल्दी ये खत्म हो जाता है। सो नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। बॉडी जब भी आप कार्ब्स खाते हो, जब भी आप आलू या चावल या रोटी खा रहे हो, उसको बॉडी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है आपके लिवर में और स्केलेटल मसल में। ठीक है, लिवर के अंदर ये 300 से 400 ग्राम तक स्टोर होता है और स्केलेटल मसल में ये ऑलमोस्ट 400 ग्राम तक स्टोर होता है। सो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं, कार्ब्स के 1 ग्राम में भी 4 कैलोरीज होती हैं, फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती हैं। सो अगर आप यहाँ यहाँ सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन करी हुई है कि अगर आप ये लिवर और स्केलेटल मसल के टोटल एनर्जी स्टोर्स को कैलकुलेट करोगे तो वो 2800 से 3200 कैलोरीज के आसपास आपकी बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी स्टोर होती है। अगर आप एक नॉर्मल 3 टाइम खाना खाते हो, सो इतनी एनर्जी आपके अंदर ऑलरेडी स्टोर रहती है हमेशा। इसके बाद होता है एडिपोज टिश्यू। इजी भाषा में आप इसको फैट बोल सकते हो। जितना भी आपकी बॉडी में फैट है वो सारा आपका एक एनर्जी स्टोर है एक तरह का। और जैसे कि मैंने बताया 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। सो ये वही चीज है कि अगर एक इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने यहाँ पे कि अगर एक कोई 80 किलो का कोई बंदा है, सो वो 15% बॉडी फैट पे है और हम ये मान के चलते हैं कि उसमें 12 kg स्टोर्ड फैट है। सो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है कि 12 kg ऑफ फैट है तो यानी कि 12,000 ग्राम इंटू 9 विच इज 1 लाख समथिंग कैलोरीज उसके अंदर ऑलरेडी स्टोर है। और इतनी नॉर्मल होती हैं बिकॉज अगर यहाँ पर जो एग्जांपल है ये 80 kg का है इंसान और सिर्फ 15% बॉडी फैट है। सो 15% बॉडी फैट कोई ज्यादा नहीं होता। 15% बॉडी फैट एक एथलेटिक बॉडी मानी जाती है। सो इतने फिट बंदे के अंदर भी इतने कैलोरीज स्टोर ऑलरेडी होती है बॉडी के अंदर, तभी जो फैट लॉस करना है वो इतना आसान नहीं होता। आपको इस स्टोर्स तक आना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लंबे टाइम तक आपको एक डेफिसिट क्रिएट करना पड़ता है, लार्ज डेफिसिट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, तब आप इस पॉइंट पे आते हो कि आपकी बॉडी फैट को यूटिलाइज करना शुरू करे और फैट को बर्न करना शुरू करे। बॉडी एनर्जी बनाती कैसे है? जैसे हमने पढ़ा, एक स्टेप वाइज पढ़ा कि बॉडी सबसे पहले एटीपी से बनाएगी, फिर ग्लाइकोजन पे आएगी, फिर फैट पे आएगी। सो आपकी बॉडी में हर सेल एटीपी बना सकता है, बट वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बनाता है बॉडी, इसलिए वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट भी हो जाता है। सो एटीपी बनाने के लिए बॉडी के पास कुछ सिस्टम्स हैं। सो जब भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है, सो आपकी बॉडी एटीपी की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर लेती है थ्रू अदर एनर्जी सोर्सेज। सो 3 एनर्जी सिस्टम्स हमारी बॉडी के पास होते हैं। एक पीसीआर सिस्टम होता है जिसको हम फॉस्फोक्रेटिन सिस्टम बोलते हैं, एक हमारे पास एनारोबिक सिस्टम होता है और एक एरोबिक सिस्टम होता है। सो सबसे पहला होता है फॉस्फोक्रेटिन सिस्टम। ये अगर आप लोगों में से कोई जिम जाता है और वो क्रेटीन लेता है, सो
एक तरह से आप इसको वही सिस्टम मान सकते हो कि जिस कारणों से आप क्रेटीन को खाते हो, सो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी 1 ग्राम ऑफ क्रेटीन बनता है डेली, मसल में ये स्टोर होता है। सो ये उसी प्रोसेस पे काम करता है। जो फॉस्फोक्रेटिन सिस्टम है ये एनारोबिक प्रोसेस है। एक एनारोबिक प्रोसेस का मतलब होता है इसमें जो बॉडी एनर्जी बनाती है वो विदाउट ऑक्सीजन बनाती है। सो अगर कोई बहुत हैवी कोई एक्सरसाइज कर रहा है जिसमें वो सांस रोक के एक्सरसाइज लगा रहा है, वो एक एनारोबिक प्रोसेस है। अगर कोई स्प्रिंटर है जो 100 मीटर स्प्रिंट मार रहा है विद इन लेस देन 10 सेकेंड, वो एक एनारोबिक प्रोसेस है। उस टाइम उसकी बॉडी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी क्रिएट करती है थ्रू एटीपी। सो आपके जो मसल्स हैं उसके अंदर क्रेटीन फॉस्फेट के स्टोर्स होते हैं। सो वहां से बॉडी जो है क्रेटीन फॉस्फेट की हेल्प से एटीपी को प्रोड्यूस करती है। सो ये बहुत हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज में यूटिलाइज होती है, लेकिन इसकी जो अमाउंट है वो बहुत लिमिटेड रहती है। सो जब हम क्रेटीन एक सप्लीमेंट होता है वो हम इसीलिए खाते हैं ताकि हम इस जो हमारे सीपी स्टोर्स हैं, क्रेटीन फॉस्फेट के जो हमारे स्टोर्स हैं, उनको हम इंक्रीज कर सकें ताकि हम इस एनर्जी स्टोर को बढ़ा सकें। क्योंकि जो वेट लिफ्टिंग में हमें एनर्जी चाहिए वो बहुत एक्सप्लोसिव चाहिए होती है, इसलिए हम क्रेटीन खाते हैं ताकि ये स्टोर्स बढ़ें और हमारी एक्सप्लोसिव एनर्जी इंप्रूव हो पाए। तभी हम क्रेटीन खाने के बाद ये महसूस करते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, अगर हम किसी पर्टिकुलर वेट पे अभी 10 रेप्स लगा पा रहे थे, तो आफ्टर हैविंग अ क्रेटीन फॉर अबाउट 15 डेज, जब तक वो आपके मसल में सैचुरेट नहीं हो जाती, उसके बाद आप ये महसूस करते हो कि आप 2 या 3 रेप्स उसी वेट पे एक्स्ट्रा लगा पाते हो। आपका बॉडी का वेट भी इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस सब कुछ इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज आपने बॉडी के अंदर सीपी स्टोर्स को इंक्रीज कर दिया। सो इसके बाद आता है एनारोबिक सिस्टम। पहला था पीसीआर सिस्टम, ये है एनारोबिक सिस्टम। इसका जो फ्यूल होता है, बॉडी कहाँ से एनर्जी लेती है, विच इज ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके लिवर में एंड आपके मसल में स्टोर है। और ये नॉर्मली आप इसको ये मान सकते हो, जब आप नॉर्मल जिम करते हो, जब आप एक एक्सरसाइज लगा रहे हो जिसमें आप 10 रेपिटेशंस लगा रहे हो, 12 रेपिटेशंस लगा रहे हो, उस टाइम पे जो जिस एनर्जी सिस्टम को आप यूज कर रहे हो तो वो एक एनारोबिक सिस्टम होता है। उस टाइम पे भी आप सांस नहीं ले रहे होते जब आप एक 10 रेपिटेशन का सेट लगा रहे हो या 12 रेपिटेशन का लगा रहे हो। सो इसकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, 10 सेकंड से 3 मिनट तक ही होती है। जब भी आप इसको यूज करते हो, आपने देखा होगा कि एक टाइम आता है कि आपकी, जैसे सपोज अगर आप आर्म्स लगा रहे हो, अगर आप बाइसेप कर्ल लगा रहे हो, सो एक टाइम आने के बाद आपको एक बर्न फील होता है। सो वो जो बर्न फील होता है वो हाइड्रोजन आयंस की वजह से होता है, और आप जैसे ही आप डंबल छोड़ते हो वो बर्न आपको विद इन सेकेंड्स हट जाता है होना। बिकॉज होता ही है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइड्रोजन आयंस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, इस वजह से आपको वो बर्न फील होता है। जैसे ही आप डंबल छोड़ते हो या जैसे ही आप एक्सरसाइज करना बंद करते हो, एकदम से वहां से जो लैक्टिक एसिड है वो निकल के लिवर के पास चला जाता है, वहां ऑक्सीजन भी आ जाती है। सो इस करके आप रिफ्रेश फील करते हो और नेक्स्ट सेट लगा पाते हो। एनारोबिक सिस्टम के बाद आता है एरोबिक सिस्टम। एरोबिक सिस्टम का मतलब ये होता है ये विद ऑक्सीजन। मतलब आपने अगर सुना कि आज जिम में एक क्लास होती है, इसको हम एरोबिक्स क्लास बोलते हैं। सो वो जो एरोबिक्स क्लास है वो नाम यहीं से लिया गया, एरोबिक सिस्टम से ही। क्योंकि आप वो क्लास नॉर्मली 1-1.5 घंटे की होती है या 1 घंटे की होती है, 1 घंटा आप सांस रोक के एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सो तभी उसको एरोबिक्स कहा जाता है, क्योंकि उसमें आप प्रॉपर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हो। और जहां पर ऑक्सीजन यूज होती है, हम ये क्यों कहते हैं कि फैट, जो अगर आपने फैट बर्न करना है तो आपको कार्डियो करना पड़ेगा, आपको ट्रेडमिल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फैट है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही बर्न होता है। उसकी जो ऑक्सीडेशन है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। जो एरोबिक सिस्टम है इसके जो फ्यूल सोर्सेज हैं, जो इसको, वो है कार्ब्स एंड फैट। और ये आपकी लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर आपने 1 घंटा ट्रेडमिल पे चलना है, आधा घंटा ट्रेडमिल पे चलना है, आपने क्रॉसफिट करना है 20 मिनट का, सो उस टाइम पे ये सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज अगर मैं आपको 1 घंटा, अगर मैं आपको एक स्लो स्पीड पे कहूँ आपने बस ट्रेडमिल पे चलना है, तो आप बहुत देर तक चलते रहोगे, क्योंकि आप लगातार ऑक्सीजन ले रहे हो, लगातार बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। सो इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो जो आप CO2 थ्रू माउथ रिलीज करते हो और जो आपको पसीना आता है वो इसका एक बाय प्रोडक्ट है। और जो आप
अगर किसी का फैट बर्न होता है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई 100 kg का था, अब वो 60 kg का है, 70 kg का है, सो अगर हम ये थोड़ा सोचें कि उसका जो 20-30 kg जो भी कम हुआ वो गया कहाँ, सो वो जो सारा फैट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो हमें ये लगता है कि शायद पसीना आना इज अ वेरी गुड साइन, कि स्वेट आ रहा है तो मतलब बहुत फैट बर्न हो रहा है, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जो फैट ऑक्सीडाइज होता है वो थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू सबसे ज्यादा आपकी बॉडी से ऑक्सीडाइज होकर बाहर निकलता है। सो पसीना आना कोई बहुत अच्छा मार्कर नहीं होता, या आप उससे कोई बहुत ये चीज प्रूव नहीं होती कि आप बहुत ज्यादा फैट बर्न कर रहे हो। वो सिर्फ आपकी जो स्किन है या जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए वो पसीना आता है आपकी स्किन के ऊपर। जो हमने ये तीन एनर्जी सिस्टम्स पढ़े हैं, इनका जो रेलेवेंस है कि आप इसको रियल डे टू डे लाइफ में कितना यूटिलाइज कर सकते हो, अगर मैं आपको शॉर्ट करके बताऊं, सो आप इनको ऑप्टिमाइज कर सकते हो कुछ हद तक इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज। लाइक जब आपको पता है कि आपने आज 1 घंटे मैराथन भागना है, सो उस टाइम आप अपने आप उस मैराथन से पहले आप अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करोगे कि आप ऐसी चीजें खाओ जो आपको लंबे टाइम तक एनर्जी दें। आपके जो ग्लाइकोजन के स्टोर्स हैं, आपके जो लिवर के अंदर एनर्जी है, जो फैट के अंदर एनर्जी है, वो फुल स्टोर हो। और अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जो बहुत इंटेंस है, उस टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कोई क्रेटीन जैसा सप्लीमेंट ऐड किया हो, ताकि आपके पास शॉर्ट इंटेंस एनर्जी जो है वो आपके पास बॉडी के अंदर जरूर हो। सो इस तरह की कुछ रेलिवेंस है इसकी। अगर आप वेट गेन और लॉस के बारे में इसको देखोगे तो बहुत थोड़ा ही इसका रेलिवेंस है, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज ये एक तरह के आप इसको जेनेटिक्स भी बोल सकते हो कि आपकी बॉडी कौन से एनर्जी सिस्टम को यूज करती है कब। सो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी कि अगर आपने मसल गेन करना है, सो आप ये ध्यान रख सकते हो कि आप कार्ब्स खाओ ताकि आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन हो, ताकि आपकी बॉडी एनर्जी के लिए ग्लाइकोजन को यूज करे, प्रोटीन को यूज ना करे। सो आप एक तरह का प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट दे सकते हो बॉडी को, वहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस को प्रोग्राम कर सकते हो। सो अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस, आप ज्यादा एनर्जी सिस्टम्स से कोई ज्यादा कुछ रेलेवेंस नहीं है। सो ये एक चार्ट है जिसके थ्रू आप देख सकते हो, जो सबसे पहला एटीपी स्टोर है। सो एटीपी स्टोर की जो मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है वो बहुत हाई है, लेकिन वो एकदम से ड्रॉप भी होता है। तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि शॉर्ट इंटेंस एक्सरसाइजेस के लिए है जो बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी है, एटीपी स्टोर है, सबसे पहले वो यूज होता है, पर वो 2 सेकंड के अंदर खत्म भी हो जाता है। फिर बॉडी नेक्स्ट एनर्जी सिस्टम यूज करती है विच इज एटीपी पीसी, मतलब जहां पर आपके अंदर सीपी स्टोर्स ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, या आपने क्रेटीन खा के उसको और इंक्रीज कर लिया है। वो आपका एनर्जी सिस्टम 10 सेकेंड तक चलता है। उसके बाद लैक्टिक एसिड सिस्टम आता है, जिसको आप एरोबिक सिस्टम बोलते हो, जो मैंने आपको बताया था, जो आप नॉर्मली जिम में एक वर्कआउट करते हो 1 घंटे का, उसमें आप जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का वर्कआउट करते हो उसमें आप एरोबिक सिस्टम यूज करते हो। उसकी जो ड्यूरेशन रहती है, आप एक सेट को 2-3 मिनट तक खींच सकते हो। और जो लास्ट होता है वो होता है एरोबिक सिस्टम। एरोबिक सिस्टम जो हमने सबसे लास्ट में देखा था कि वो सबसे लंबा होता है, सबसे लंबे टाइम तक चल सकता है, और आप 1 घंटा भी ट्रेडमिल कर सकते हो अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग। वो एनर्जी सिस्टम कभी खत्म नहीं होगा, आप वैसे ड्यू टू मस्कुलर फिटीग आप थक सकते हो। इसके बाद एक समरी है जितने भी हमने एनर्जी सिस्टम पढ़े हैं, विच इज पीसीआर, एनारोबिक एंड एरोबिक। इसमें रेट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन दिया हुआ है कि आपकी बॉडी एटीपी जो आपका बेसिक एनर्जी सोर्स है उसको कितनी तेजी से प्रोड्यूस करती है। सो अगर आप पीसीआर सिस्टम की बात करो तो इमीडिएट है, इसको जो फ्यूल चाहिए होता है वो क्रिटीन फॉस्फेट होता है। एटीपी इसमें एक प्रोड्यूस होता है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 से 10 सेकेंड है। ये वही टाइम है जितने में हम एक 100 मीटर की स्प्रिंट करते हैं। सो इसकी जो लिमिटेशन है कि क्यों हम थक जाते हैं या हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो क्रेटीन फॉस्फेट के जो स्टोर्स हैं वो बहुत कम है। और ये वाला सिस्टम जो है बॉडी कब यूज करती है, जब हमने बहुत एक कोई हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करनी हो और जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की हो। इसके बाद जो एनर्जी सिस्टम आता है वो होता है एनारोबिक सिस्टम। इसका जो रेट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन है वो फास्ट है, नॉट इमीडिएट, बस यस फास्ट। और इसका जो फ्यूल सोर्स है, बॉडी एटीपी बना कैसे रही है, वो कार्ब से बना रही है। सो इसमें जो एटीपी प्रोडक्शन है वो 2 है। इसकी जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 3 मिनट तक आप एक्सरसाइज लगातार कर पाओगे।
और इस आप रुकते क्यों हो, क्योंकि आपकी बॉडी में हाइड्रोजन आयंस और जो लैक्टिक एसिड है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये एनर्जी सिस्टम यूज किया जाता है। एरोबिक सिस्टम लास्ट में यूज होता है, ये स्लो है, और इसका जो फ्यूल यूज करती है बॉडी, कार्ब, फैट्स एंड प्रोटीन, इसकी जो एटीपी है उस 38 एटीपी इसमें प्रोड्यूस होते हैं, और इसकी जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है। और बस जब तक आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिल रही है तब तक आप इस जो ये एनर्जी सिस्टम है इसको यूटिलाइज कर सकते हो। आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती रहनी चाहिए, आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। सो लो टू मॉडरेट इंटेंस एक्सरसाइजेज या लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि मैराथन, हाफ मैराथन किसी ने भागना है, उस टाइम पे हमारी बॉडी जो है वो एरोबिक एनर्जी सिस्टम को यूटिलाइज करती है। आज हमारा लेक्चर इतना ही था। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है वो मुझे पहले मैसेज कर सकता है, मैं उसको वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है और पूछ सकता है, या वो मुझे सिंपल मैसेज में भी पूछ सकता है क्वेश्चन और मैं उसको ऐसे वर्बली आंसर कर दूंगा। सो ठीक है, हम लोग फिर कल मिलते हैं। आई होप किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन है वो ग्रुप में या मेरा नंबर है उसमें वो मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकता है, या जो मैम आपसे टच में रहते हैं आप उनसे पूछ सकते हो कि सर से हमने क्वेश्चन पूछना है, या आप मुझे पर्सनली मेरा नंबर ले सकते हो उनसे और मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो आप। सो सी यू टुमारो, बाय।